बातों बातों में सेंसिबल पॉडकास्ट। नमस्ते। बातों बातों में पॉडकास्ट पार्ट 1 आप सभी ने देखा ही होगा। ये पार्ट 2 है और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिए। सर, आपने योगा का स्टडी करने के लिए, जैसे आपने बताया आप हरिद्वार गए, उसके पहले आपका कैसा स्ट्रगल था? आप ये थोड़ा सा एक आप जर्नी बता सके कि एक यहाँ पर जो स्कैम चलते हैं योगा के नाम पे, उससे बचकर आप सही दिशा में जाते रहे, तो वो कैसा वो स्ट्रगल था? थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो अच्छा कहीं न कहीं मेरे एक दोस्त थे कई सारे जो जिनको मैं कल्याण मित्र मानता हूँ, उनके कॉन्टैक्ट में था। तो उन्होंने भी सही दिशा निर्देश मुझे बताया और खुद का भी एक कैलकुलेशन था और काफ़ी स्ट्रगल किया। मीन्स इवन हम मेरे पास पैसे नहीं रहते थे उस समय। पॉकेट मनी के लिए जो मिलता था उस पे ही हम गुज़ारा कर लेते थे और 2-3 रोटी हम पैक करके टिफ़िन लेके प्लेटफ़ॉर्म पे भोजन करके पैदल जाते थे इंस्टीट्यूट, फिर वहाँ से आके फिर प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ डिस्कशन करके फिर प्रैक्टिस करते थे। कि मार्केट में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट्स में। आपको बताया कुछ और जाता है और पढ़ाया कुछ और जाता है। एक्चुअली रियल में योगा टीचर बनना है तो काफ़ी सारा स्ट्रगल है, फेस क्लियर है ना। एज़ अ मेंटली लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे। खुद को भी आपकी सेल्फ स्टडी डेवलप करनी होती है। खुद का स्वाध्याय आपको जब तक पढ़ाई नहीं करते हो, तब तक आप फुलफ़िल्ड नॉलेज नहीं ले पाते हो। जैसे कि कई सारे इंस्टीट्यूट्स में बताया जाता है कि ये सिलेबस है, ये पढ़ाया जाएगा, बट अक्सर ऐसा नहीं होता है। बहुत कम ऐसे रेयर इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज दिया जाता है। जैसे कि बैंगलोर में है, मैसूर में है, बिहार है। बाकी मुंबई में तो गिने-चुने कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट है। सर अभी थोड़ा-सा वहाँ से निकल के आते हुए, क्योंकि आपने काफ़ी, जैसे आपने बताया कि 2014 से ही आपने योगा के साथ जी, प्रवास शुरू किया और सर ने बताया सेलिब्रिटीज़ भी काफ़ी आपके गेस्ट्स हैं, काफ़ी आपके स्टूडेंट्स हैं। तो स्त्रियां भी उसमें मुझे लगता है कि योग की तरफ आज एक मूव ऑन कर रही हैं। तो गर्भवती स्त्रियों के लिए भी योगा ये पॉसिबल है, और अगर है तो क्या उसमें भी कोई अलग प्रकार है या? ऑफ कोर्स सर। गर्भावस्था में जो महिलाएँ हैं, उनके लिए तो योगा में इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है जो गर्भावस्था में रह के वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको प्रीनेटल योगा कहा जाता है। उसमें रिलैक्सिंग पोस्चर्स होते हैं, कई सारे थेरेपी आसनाज़ है, प्राणायाम से आप मेडिटेशन के ऊपर काम कर सकते हो। तो ये ऐसा इसलिए मतलब करना होता है कि प्रीनेटल योगा गर्भावस्था में जब कोई महिला है, तो पहले महीने से ही वो शुरू किया जाता है। उसमें गर्भ संस्कार आते हैं, कई सारी आसन के साथ उनको प्रैक्टिस दिया जाता है, जिससे उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है खुद की तो डेवलप होगी, वो तो स्वास्थ्य होंगे ही, बट जो बच्चा है पेट में वो भी हेल्दी होता है और उनकी मानसिक क्षमता जो मेंटल लेवल है वो भी अच्छा होता है। उनकी जो बौद्धिक स्तर है वो भी उनका विकसित हो जाता है गर्भावस्था में रह के ही। और आजकल हम देखते हैं कि जो बच्चे पैदा होने के बाद जो चिड़चिड़ापन है, जो बाहर के एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो स्ट्रगल नहीं कर पाता है, कई सारे चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाता है। तो ये जो वीकनेस है, ये आप योगा से बच्चे को गर्भ अवस्था में ही आप उसको प्रशिक्षण दे सकते हैं। सो उसके कई सारे पॉइंट्स हैं, तो उसको प्रीनेटल योगा कहा जाता है। यानी ओके। अभिमन्यु तैयार करना। अभिमन्यु तैयार करना है, हमें गर्भ अर्जुन को संस्कार बनाना है। से अभिमन्यु। ओके। पोस्ट नाइटल के बारे में थोड़ा सा। हाँ, पोस्टनटल जैसे कि आफ्टर द डिलीवरी, जैसे उनका डिलीवरी हो गया है, तो 1-2 महीने के बाद उनका वो योगा शुरू होता है। सो उसको पोस्टनटल योगा कहा जाता है, जिससे कि गर्भावस्था के बाद उनको जो वीकनेस आती है, जो हेमोग्लोबिन लेवल है, जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, बॉडी केमिकल्स में काफ़ी सारी चेंजेस आती है, तो उनको कई सारे प्रॉब्लम से फेस करना होता है। तो वो सारे प्रॉब्लम से अगर बचना है, तो पोस्टनटल योगा में अगेन आसन, प्राणायाम, प्रीनटल जैसे आपका योगा था, वैसे ही मेडिटेशंस हो गया, कई सारी टेक्निक्स हो गई। तो उसके ऊपर काम करके हम काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। संदीप सर, बात जब स्त्रियों की चली है, पीसीओडी और पीसीओएस जैसे कुछ रोग या तकलीफें होती हैं, जी। इसके लिए भी कोई योगा है और क्या उससे फायदा हो सकता है?
ऑफ कोर्स इसके लिए एक योगा है, ऑलरेडी है। पीसीओएस और पीसीओडी, सबसे पहले तो हम समझेंगे है क्या। इट्स अ पार्ट ऑफ डिसीज़। पीसीओडी मतलब होता है कि पॉलीसिस्टिक डिसीज़, और पीसीओएस पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम डिसीज़। तो ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है जो अक्सर महिलाओं में पाया जाता है। वर्ल्ड की देश में सबसे ज़्यादा 10% से भी ज़्यादा लेडीज़ में, फीमेल्स में प्रॉब्लम्स पाया जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ये कि जिस महिलाओं को भी पीसीओएस या पीसीओडी है तो उनका हेयर लॉस होता है, वेट गेन होता है, पुट ऑन होता है, बहुत लोगों का वेट कम भी होता है इसमें, उनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, उनकी ओवरीज में स्वेलिंग आता है, कभी कभी स्वेटिंग आता है। तो ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। उससे इरिटेशन भी होता है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम्स की वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होता है, जैसे कि मंथली साइकिल में डिस्टर्बेंस आना, अंडाशय बराबर नहीं बनता है गर्भाशय में, तो उसमें मतलब बच्चा होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। सो इससे अगर छुटकारा पाना है ऐसी प्रॉब्लम से, तो योगा में रिलैक्सिंग पोस्चर्स है, थेरेपी आसन है, जैसे कि वो आसन करके रेगुलरली प्रैक्टिस करके वो इस प्रॉब्लम से भी बाहर निकल सकते हैं। सो चाहे वो लेडीज़ हो या गर्ल्स हो, जो कोई, सो ये प्रॉब्लम से वो अपने आप को बचा सकते हैं। सर, क्योंकि अभी आपने एक टॉपिक वहाँ पे दिया मेंस्ट्रुअल, हाँ, तो आजकल क्योंकि स्ट्रेस भरा लाइफ स्टाइल है, तो गर्ल्स में मैं अक्सर देखता हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तो प्रॉपर डेट पे जी। आता नहीं, और कई साइकिल डिस प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, उनको पेन एंड ऑल बहुत सारा होता है। तो क्या ये कैसे समझे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक प्रॉपर वो कैसे रख सकते हैं वो, क्योंकि कई लोगों का वो हाँ, मतलब कई लोगों का इर्रेगुलर होता है। यस कभी किसी महीने में जल्दी आ जाता है, या 2-2 3-3 महीना किसी को मंथली साइकिल होता ही होता नहीं है है, नहीं, या होता है तो महीने में 2-3 बार उनको ब्रेक होते ब्रेक हुए होता है होता है। और पेन बहुत ज्यादा पेन बहुत होता है। तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम्स की जड़ कहाँ से शुरू होती है, यस वो सभी ने समझनी चाहिए। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम है, कॉज ऑफ, सो वो ये है कि बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल, आपका प्रॉपर डाइट न होने की वजह से, लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंस है इसकी वजह से, और सबसे ज़्यादा जो है मेन भूमिका है वो है आपका स्ट्रेस लेवल। जो अक्सर हम छोटी छोटी बातों का जो स्ट्रेस लेते हैं, तो वो न लेना चाहिए, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। और दूसरी बात है, जो टेक्नोलॉजी आजकल हम जो यूज़ कर रहे हैं, खासकर जो मोबाइल है, लैपटॉप से, अलग अलग गैजेट्स है, उसके वजह से भी हार्मोन्स इम्बैलेंस काफ़ी हो रहा है अक्सर महिलाओं में। तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है लेडीज़ को भी, और आजकल कम एज की लड़कियों को भी। बहुत लड़कियों को ऐसा होता है कि 12 साल में ही उनको मंथली साइकिल आ रहा है। यस सो इट्स वेरी डेंजरस। सो इसके लिए आप अपने आप को अगर बैलेंस रखना चाहते हो, आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स है उसको अगर संतुलित करना चाहते हो, हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो रहे, डिस्टर्बेंस है, उसको अगर प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करना है, सो योग में आपको आना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सर, इसके लिए कोई अलग तरीके के योग और कुछ ऐसे? ऑफ कोर्स है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मंथली साइकिल, पीसीओएस, पीसीओडी, इसके लिए सूर्य नमस्कार बेस्ट है, जिसको डायनामिक वर्कआउट कहते हैं। कुछ आसन है, जैसे कि पेट पर लेट कर किए जाने वाले आसन, जिसको कहते हैं सुपाइन पोस्चर्स। तो वो आसन में जैसे भुजंगासन हो गया, आपका मंडूकासन हो गया, आपकी ब्रिज पोज है, कंद्रासन है, ऐसे मल्टीपर्पज़ आसन आप करके आप ये प्रॉब्लम से धीरे धीरे अपने आप को साल 2 साल में इसको आप रिकवर कर सकते हो बड़े अच्छे से। बट ये एक दिन में नहीं होगा, महीने में नहीं होगा, इसके लिए सालों लगते हैं। सो जब आप काम करेंगे खुद के ऊपर, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट्स योग से मिलता है। व्हाट्स द आइडियल एज, क्या कौन से एज में स्टार्ट होता है? योगा का वैसे कोई एज नहीं होता है, बट हाँ, जब आप फिजिकल वर्कआउट्स करते हो, लाइक एज अ आसनाज, योगा के कुछ पोस्चर्स, तो वो 5 साल के बाद आप कर सकते हो। बच्चा जब 5 साल का होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो 5 साल के बाद आप योग शुरू कर सकते हैं। ओके। आज के डेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल सभी के लिए है, जैसे बहुत से डेस्क पे जॉब करने वाले हो
या जो रास्ते पे काम करने वाले लोग हो, तो ऐसे स्ट्रेसफुल इसमें कौन से छोटे छोटे आसन है जो तुरंत करके रिलीफ पा सके? ऐसे कोई आसन है, थोड़ा सा बताएंगे सर? जैसे रास्ते पे काम करने वाले लोग हैं हम्म। या लेबर वर्क करने वाला या ऑफिशियल जॉब है, तो उनके लिए क्विक योगा टिप्स होती है। जैसे कि कोई कार ड्राइव कर रहा है, कैब ड्राइवर है, जिसका काम है रात भर या दिन भर क्या कार चलाना, कैब चलाना। तो जब भी आपको ट्रैफिक सिग्नल मिले, सो जस्ट टेक अ ब्रेथ, डीपली ब्रेथ करना है, लंबी गहरी सांस लो और सांस को होल्ड करो कुछ सेकंड के लिए, 10-20 सेकंड के लिए, और इजीली कर सकते हैं। उससे क्या होता है, स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिक कम होता है। जो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपकी हार्ट बीट पल्स ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। सो तब हम कहते हैं कि इसका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। तो उसके लिए डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, कभी कोई बॉडी की मूवमेंट्स करना चाहिए। अगर कोई खड़ा है, कंटिन्यू बैठा हुआ काम कर रहा है, थोड़ा सा खड़े होके पानी पीने जाए या कुछ वॉशरूम जाए, या तो नहीं कुछ तो थोड़ा सा झुक के बैक बेंडिंग करे, फॉरवर्ड बेंडिंग करे, कुछ हाथों की मूवमेंट करे। सो इससे क्या होता है, एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस भी रिलीज़ हो रहा है और उनकी कैलोरीज भी बर्न हो रही है, बॉडी की एक्टिविटी भी हो रही है। आपने थोड़ी देर पहले बताया पीसीओएस और पीसीओडी में वजन का कमी होता है, तो क्या आइडियल वजन होना चाहिए? क्या हमारा वजन हम जान सकते हैं कि क्या किस एज में हम लोग बैठेंगे? मतलब मान लो किसी का अगर एज 20 साल का हो और उसका वजन 50 किलोग्राम हो, तो उसको सही आइडियल है वो कैसे जानेगा? जी, जैसे कि मेल और फीमेल का मेटाबॉलिज्म रेट और फीमेल का अलग होता है, मेल का अलग होता है। डिपेंड करता है उनका मेटाबॉलिज्म रेट कितना है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका इम्यूनिटी कैसा है। बट एक्चुअली आइडियल जो वेट है मेल और फीमेल का, जैसे कि किसी की हाइट 5 फीट है, सो उनका आइडियल एज होना चाहिए मेल का 54-55, 20 के एज में। 20s के एज में, ओके। और फीमेल का होना चाहिए 48, 50 या 47। अगर किसी की हाइट 5.2 है, 5.3 है मेल की, सो उनका आइडियल वेट होना चाहिए 58, 60 या 61 मैक्सिमम। और वही देखा जाए फीमेल में 50, 49 या 48। ओके। और मोस्टली ओबेसिटी की तरफ जाते हैं बहुत से लोग, जो मोटापा हो जाता है फीमेल्स में मेल्स में, तो वो उसको कैसे टैकल करा जाए हाइट और इसकी रेशो के अंदर? ओबिसिटी का मेन कारण है कि उनको चेक करना है कि वो कैलोरीज इनपुट कितना दे रहे हैं, हम्म। रोज कितना कैलोरीज खा रहे हैं। डिपेंड करता है उनकी हाइट कितनी है। हम्म। जैसे कि किसी की हाइट अगर 5.3 है, तो उनका आइडियल वेट होना चाहिए 61-62 मेल में, और फीमेल में होना चाहिए 48-49। सो डिपेंड करता है उसका बीएमआई कितना है। सो हाउ टू कैलकुलेट अवर बीएमआई? सो उनका जो हाइट है 100 इंटू उनका वेट, सो वो आंसर जो आएगा वो है आपका बीएमआई। सो उसके ऊपर आपका वो डिपेंड करता है, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। ओके। तो मेल और फीमेल का अक्सर अलग अलग पाया जाता है। सर, जैसे अभी सर ने बताया और क्वेश्चन किया कि ओबेसिटी ये मेल में भी है जी। प्रॉब्लम, फीमेल में भी है, इसके कारण, और वुमेन ओबेसिटी के लिए ये योगा कैसे काम कर सकता है और कितना उस पर काम कर सकता है? और एक वुमेन्स में अक्सर ज़्यादा ये एक प्रॉब्लम देखी गई थायराइड की। और ये ओवरऑल इस पे भी क्या योगा काम करता है? ये दो मिलते जुलते सवाल। आपने इसमें 2-3 सवाल अलग अलग पूछे। सो एक होता है कि मेल में जो वेट बढ़ता है, जो ओबीज हो जाते, ओवरवेट हो जाते, सो सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का न करना। एवरी टाइम वो ऐसे कुछ काम है, जो बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे, तो छोटे छोटे टास्क है, आपको कहीं थोड़ी दूर पे भी जाना है तो वॉक करना चाहिए। दूसरी बात है कि नहीं कुछ तो आपको आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, या सबसे बेस्ट योगा करना चाहिए। और ये सब करने से आपकी बॉडी की जब मूवमेंट होगी, कैलोरीज बर्न होगा। और डिपेंड करता है आप रोज़ कितना खा रहे हो। आपको अपना खाना
पता होना चाहिए कि मुझे कितना खाना चाहिए। सो वो जो क्वांटिटी है उस पे डिपेंड करता है कैलोरीज आपको कितनी देनी है बॉडी को। अगर मान लीजिए किसी का वेट 70 किलो है, उसका हाइट है 5.3 या 5.4, तो वो लगभग ओवर वेट है। सो उसको अगर वेट कम करना है तो रात का भोजन बंद कर देना चाहिए, शक्कर जो खाते हो शुगर इंटेक बंद कर देना चाहिए, मैदा खाना बंद कर देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वो खाने पे, डाइट पे और एक्सरसाइज पे काम करेंगे तो बहुत जल्दी वेट को कम कर सकते हैं। और देखा जाए तो महिलाओं में, लेडीज़ में वेट क्यों बढ़ता है, उसके कई सारे कारण हैं। कई सारी फीमेल्स में पाया जाता है कि उनको थायराइड की वजह से वेट बढ़ता है, किसी को थायराइड की वजह से वेट कम होता है। आफ्टर द प्रेगनेंसी उनके बॉडी में कई सारी केमिकल चेंजेस आती है, हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से भी वेट बढ़ता है। सो वो पहले तो हमें डिटेक्ट करना है, डायग्नोस करना है कि वेट कहाँ से बढ़ रहा है। अगर किसी का थायराइड से, तो ऑब्वियसली हम उनको योगा प्रैक्टिस दे सकते हैं, प्राणायाम दे सकते हैं, पंचकर्माज नेचुरोपैथी की चिकित्सा दे के वेट हम कम कर सकते हैं। और थायराइड को भी हम बहुत अच्छे से साल 2 साल में वो भी कम कर सकते हैं। सर, बिना चाय और कॉफ़ी के ब्रेन को कैसे एक्टिव रखा जाए? एक्टिव करने का मीनिंग ये होता है कि आपकी जो ब्रेन में न्यूरॉन्स है उसको एक्टिव करना। सो न्यूरॉन्स एक्टिव करने के लिए सबसे बेस्ट होता है भस्त्रिका प्राणायाम, जो ओके। ज़ोर ज़ोर से सांसों को लिया जाता है। और उसमें होता है डीप ब्रीदिंग, या नहीं कुछ तो वॉक करते हुए डीप ब्रीदिंग करना है। या उसमें एक बड़ा सा एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज भी है सुपर ब्रेन योगा में, कि खड़े होके दोनों हाथों को शेक करके, तो इससे भी हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है, सारी न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाती है। सो बिना चाय कितने कॉफ़ी देर की करना ऑप्शन हमारे पास कितनी है। देर करना होता है सर? ये आप फर्स्ट 2 राउंड कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। ओके। सो इंस्टेंट एक एनर्जी एक्टिव हो जाएगी बॉडी में, बॉडी एक्टिव होगा, साथ ही साथ माइंड भी एक्टिव होगा। सो आप फ्रेश हो जाओगे। सर, जब हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की, जी। आज क्योंकि आपको भी पता है कि सोशल मीडिया से लेकर के जो हमारा एआई तक का ज़माना आ गया है, एवरीवन इज स्ट्रेस्ड, ये हम हमेशा अक्सर बोल देते हैं। बट ये स्ट्रेस, पहली बात तो मापा नहीं जा सकता, और सचमुच लगता है कि सभी के पास कुछ ना कुछ स्ट्रेस है अपना। इसको कैसे हम जनरली योगा के थ्रू कम कर सकते हैं, या क्या उसमें भी हेल्प हो सकता है योगा के थ्रू? गुड क्वेश्चन विपिन जी। एक्चुअली स्ट्रेस, ये जब हम शब्द बोलते हैं तो उसमें ही स्ट्रेस आ जाता है। सो स्ट्रेस कैसे पैदा होता है कि आप कंटिन्यू जो जैसे गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल को ही कंटिन्यू यूज़ कर रहा है। जैसे लैपटॉप पे कोई आईटी इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क करता है, कंटिन्यू घंटों लगातार लैपटॉप यूज़ करने से कंटिन्यू वो उसको देख रहा है। सो उसका रेडिएशन उस पर अफेक्ट कर रहा है, उसके माइंड पे, आँखों पे, बॉडी पे। सो धीरे धीरे उसका बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन होता जाता है, और उसके कारण वो स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता है। दूसरा कारण है कि वर्कलोड वर्कलोड की वजह से, काम की वजह से भी होता है। कई सारे फैमिलीज इश्यूज़ है, छोटी छोटी बातों से हम स्ट्रेस लेते हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए सबसे पहले तो उसको ढूंढना है स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, व्हाट इज़ द रूट कॉज। सो पहले उस कारण को ढूंढना है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अगर मोबाइल फ़ोन देख रहा है, सो उसमें छोटा सा पॉज लेना है। जैसे कि मोबाइल आप घंटों देख रहे हो तो थोड़ा सा पॉज लिया, थोड़ा वॉक कर लिया आपने। या कोई लैपटॉप पे आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, 2 घंटा आपने काम किया, सो थोड़ा ब्रेक ले लिया, थोड़ा आपने ग्रीन टी पी ली, थोड़ा वॉक किया, थोड़ा सा आप टहल के आ गए। सो इससे क्या होता है, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ेगा नहीं, वो बैलेंस रहेगा। अगर आप उसमें छोटे छोटे पॉज नहीं लोगे, आप पावर नैप नहीं लोगे, सोना भी बहुत अच्छी कला है। जैसे आप दिन भर काम कर रहे हो तो थोड़ा सा पावर नैप लेना चाहिए। एक झपकी आपको बहुत बूस्ट करती है, माइंड को एक्टिव कर देती है, आपका बॉडी फिर से रिफ्रेश और री एनर्जाइज हो जाता है। और एक कारण है कि स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है तो कई सारी एंजाइटी लेवल आपकी बढ़ जाती है बॉडी में, जिससे आपका ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है,
ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट बीट ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और फास्ट होने से ब्लड इम्प्यूरिफाई होता है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही जाएगा। तो क्यों ना थोड़ा सा ब्रेक ले, बीच में डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, कुछ सुपर ब्रेन योगा की एक्सरसाइज है, जैसे आंखें बंद करना, ओपन करना, किसी पॉइंट को देखना, मतलब अपने ध्यान को किसी और जगह पे लगाना। सो तुरंत आपका माइंड डाइवर्ट होगा और स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। और रेगुलरली अपने दैनंदिन जीवन में 1 घंटा प्रैक्टिस करना चाहिए योग का, जिसमें आसन हो गया, सूर्य नमस्कार हो गए, प्राणायाम हो गया, थोड़ा सा माइंडफुलनेस टेक्निक्स, तो इससे भी स्ट्रेस लेवल काफ़ी दिन भर का आपका कम होता है। सर ने स्ट्रेस वाले टॉपिक से एक नए टॉपिक का जन्म होता है जहाँ पे हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ के टॉपिक को शुरुआत करने से पहले तो आप बताइए मेंटल हेल्थ के ऊपर ऐसी क्या रूट कॉजेस होती है और योगा क्या हेल्प कर सकता है इन चीज़ों को बदलने के लिए या कम करने के लिए। मेंटल हेल्थ, जैसे कि मेंटल हेल्थ में कई सारे इश्यूज हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, नर्वसनेस भी आता है, उदास हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, पैनिक अटैक्स आते हैं। तो इसके ऊपर अगर आपको निजात पाना है तो सबसे बढ़िया है कि एवरीडे आप जिस समय भी उठते हो, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी आपका रेगुलर टाइम है, उस टाइम पे उठ के सबसे पहले तो आपको बाहर टहलने जाना चाहिए। जैसे कि ग्रीनरी में, गार्डन्स में आप जा रहे हो, या वो आपको टाइम नहीं है तो घर पे ही आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ब्रीदिंग के ऊपर, योगासन के ऊपर। और सबसे बेस्ट स्ट्रेस लेवल को कम करना है तो माइंडफुलनेस टेक्निक्स एवरीडे करनी चाहिए, जैसे जिसमें त्राटक आता है। और मेडिटेशन तो सबसे बढ़िया एक औषधि मानी जाती है स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। ना ही स्ट्रेस, बल्कि आपकी जो स्ट्रेस लेवल को कम करके आपकी जो मेंटली टफनेस है उसको बढ़ाता है, माइंड पावर को डेवलप करता है। सो धीरे धीरे वो अपने आप को डेवलप करते हुए, प्रोग्रेस करते हुए बहुत आगे बढ़ता है। सर अभी जब इन्होंने ये क्वेश्चन किया और आपने जब ये कहा कि सवेरे टहलने जाना चाहिए, जी। तो मुझे लगता है कि हमारे जो ऑडियंस है उसमें कुछ बच्चे भी होंगे, कुछ टीनेजर्स भी होंगे जो सवेरे सवेरे उठते तो हैं, बट क्योंकि उनके ऊपर काफी बस्तों का बोझा है और वो टहल नहीं सकते, उनके लिए बसें खड़ी हैं या वो उनके लिए समय नहीं है, क्योंकि वो दिन भर भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेक्चर्स हैं, फिर ट्यूशन्स हैं, क्लासेस हैं, और उसके बाद फिर मोबाइल और सभी चीज़ें जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो कैसे इन चीज़ों को मतलब जैसे आपने बोला कि क्योंकि कई बच्चों में एक ये हमेशा प्रश्न होता है कि वो दिन भर फिक्स्ड है उनका टाइमिंग एंड जी। ऑल। सबसे पहले तो ये बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो बच्चे तो टीनेजर एज के होते, कभी छोटे होने से उनको उतनी समझ नहीं होती। सो उनके लिए एक स्पेशल टाइप्स ऑफ द योगा आता है जिसको कहते हैं किड्स योगा, चाइल्ड योगा। सो उसमें अलग अलग प्रकार के गेम्स होते हैं, योगिक गेम्स जो डिज़ाइन करते हैं, जिसमें आसनास भी आएगा, डांस भी आएगा, और एक म्यूज़िक बजाते हैं हम, और वो म्यूज़िक के साथ वो बच्चे डांस करते हैं और काफ़ी मज़ा भी आता है उनको। उनका फिज़िकल एक्टिविटी भी हो जाता है, मेंटली एक्टिविटी भी हो जाता है, और बच्चे इतना थक जाते हैं कि घर पे जाके खाना खा के सो जाते हैं। तो उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। उनकी फिज़िकल एक्टिविटी होने से उनका मेंटली एक्सरसाइज भी हो जाता है, कैलोरीज भी बर्न होती है, और उनका विकास होने के लिए काफ़ी मतलब हेल्प करता है वो। और उसके साथ साथ जो टीनेजर एज के बच्चे होते हैं उनके लिए मेडिटेशन टेक्निक्स भी हैं, जैसे विपश्यना का मित्र उपक्रम काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में जाके बच्चों के लिए आनापान शिविर लेते हैं एक एक दिन के, और कई सारे सेंटर्स में आनापान के कोर्सेज भी लिए जाते हैं। जो जिनका एज 15 साल से नीचे है उनको एक दिन का आनापान कोर्स होता है, और जिनका 15 से 20 साल के बीच में एज है, 15 to 20 एज, सो उनके लिए कोर्सेज सेंटर पे लिए जाते हैं जो 7 to 8 डेज़ का होता है, जिसको विपश्यना का टीनेजर कोर्स कहा जाता है। सो इससे वो बच्चे अपने आप को मतलब काफ़ी अच्छा विकसित कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल्स की।
स्कूल में आजकल गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स चला रहे और चल भी रहा है, हम लोग भी जाते हैं पढ़ाने के लिए। सो वही एक अलग अलग पैटर्न्स में उनको टास्क दिए जाते हैं कि भाई आपको योगा का ये करना है वो करना है, उनको बड़ा मज़ा आता है और एक म्यूज़िक के साथ अलग अलग प्रकार से हम एक्टिविटी उनको कराते हैं। कई गवर्नमेंट्स ने इवन महाराष्ट्र हाँ, में भी महाराष्ट्र में भी। जो आपने मित्र उपक्रम जी। कहा वो कई स्कूलों में होता कई है स्कूलों में ऑब्वियसली, है। एक्चुअली उन्होंने तो सभी हाँ, के लिए ही शायद कंपलसरी किया हुआ जितने है। भी गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल है वहाँ तो अक्सर होता ही, क्योंकि गवर्नमेंट 10 का मिनट का जीआर ही है। कुछ मिनी आनापान जी। मेडिटेशन का सेशंस होते हैं, 10 से 11 मिनट का कुछ हाँ, होता है। उसमें जैसे विपश्यना आचार्य श्री सत्यनारायण गोयनका, उनके वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ गाइडेड मेडिटेशन होता है 10 मिनट का, और उसके साथ उनको कुछ बातें भी बताई जाती है, जैसे कि चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कोई नशा पता, तो वो भी उनको संस्कार दिए जाते हैं वो शिविर के अंदर। तो काफ़ी सारे बच्चों में वो संस्कार भी मतलब दिए जाते, जिससे उनको वो बातें पता चलती कि हाँ ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, तो उनको वो समझ में आ जाती। तो ये सब एक्टिविटी करने से बच्चों में काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है और काफ़ी पॉजिटिवली उनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। योग दिन के बारे में जो यूएन की तरफ गया था और फिर प्रस्ताव को 2015 में पारित किया गया और राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 21 जून से वो हुआ, उसका प्रस्ताव पारित करवाने में भारत का योगदान रहा। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए और वो बाकी स्कूलों में इसको कैसे कराया जाता है 21 जून को। इवन 2000 साल के पहले, जैसे 1990 1980 के पहले काफ़ी सारे गुरुज भारत से अलग अलग कंट्रीज़ में जाके बसे, अपना अपना सेंटर उन्होंने ओपन किया, तो सही शुरुआत वहाँ से शुरू हुई 1980 से पहले से। अलग अलग गुरुज ने अपना अलग अलग उसमें योगदान दिया, कार्य भी किया, जैसे कि अयंगार गुरु जी है, रामदेव बाबा जी है, श्री स्वामी परमहंस योगानंदा है। तो उन्होंने पहले से ही प्रचार प्रसार किया और सबसे पहला सेशन लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में, जो सबसे पहला योगा का सेशन था जो भगवत गीता के ऊपर उन्होंने लिया था। तो सही मायने में वहाँ से योग की जर्नी फॉरेन कंट्री में शुरू हुई। तो फॉरेन में योग का प्रचार प्रसार करने का जो योगदान है गुरुज का तो है ही, बट उसके बाद कुछ सदियों में, जैसे कि 2013 से जो सरकार बनी, उन्होंने भी काफ़ी अपना एफर्ट्स लगाए, योगदान दिया। सो वहाँ पे देखा गया कि सारी कंट्रीज़ में लोग बीमार होते जा रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस को खो रहे हैं, और सभी डिसीजेस इतनी बढ़ रही है, जैसे कि आजकल हमने देखा कोरोना इतना पैंडेमिक था कि हर कंट्री उससे झुलझ रहा था, काफ़ी सारे लोग उसमें मरे, कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है, इस गैप को कम करने के लिए एक यूनिसेफ या सारे अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने एक मीटिंग ली और उसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि ठीक है, योग को हम एडॉप्ट करते हैं इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। अगर ये यूनिवर्सल है हम्म। तो जिस तरह से भारत में ये सिखाया गया, ये एक शिक्षण पद्धति है, उसके साथ ही इसको थोड़ा कमर्शलाइज करने के बारे में भी लोगों ने कोशिश की है। तो थोड़ा इसका मार्केट कितना बड़ा है इसके बारे में बता सके और इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आज किसी को इसे एज अ बिजनेस करना है या किसी को इसे सेवा के तौर पे करना है तो उसको क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। सबसे पहले तो योग पहले तो फ्री में पढ़ाया जाता था, बट आजकल यूनिवर्सली ग्लोबलाइज्ड मार्केट इतना बढ़ चुका है, इतनी सारी बिग अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, एज अ योगा थेरेपिस्ट, योगा टीचर्स, योगा काउंसलर, कि अलग अलग फील्ड में आप काम कर सकते हैं। और आज हर किसी को योगा टीचर्स की आवश्यकता है। पहले उतनी अवेयरनेस नहीं थी, हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं थे, बट आजकल लोगों में वो अवेयरनेस आ चुकी है। आजकल वो पैटर्न बन चुका है कि भाई हर घर में योग जाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, हर घर तिरंगा, वैसे ही हर घर योग, ये मिशन चालू हो चुका है। और लोगों को अभी वो समझ भी आ चुकी है कि भाई नहीं, मुझे एक्सरसाइज करनी ही है, मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे काम करना ही है। सो मार्केट इतना बड़ा है ग्लोबलाइज्ड कि योगा टीचर्स की बहुत आवश्यकता है। नॉट अ टीचर्स बट क्वालिटी ऑफ द टीचर्स, जिसको थेरेपी का भी ज्ञान है,
टीचिंग का भी ज्ञान है, जो प्राणायाम अच्छे से करवा सकता है। हम्म, सो बहुत मार्केट है इसमें। ग्राफ अभी इतना बढ़ रहा है कि लोग लाखों तक मतलब इसमें सैलरी कमा रहे हैं एज अ प्रोफेशन ऑफ योगा। कई सारे सेलिब्रिटीज़ को योगा की आवश्यकता है। कई सारे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कई सारे कॉरपोरेट सेक्टर्स में जैसे कि ऑफिसेस है, आजकल हर आईटी सेक्टर में योगा सेशन हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है योगा के लिए। और योगा टीचर्स बनने के लिए सबसे पहले तो आपको शुरू करना है अपने आप से, स्वयं से शुरुआत करें। खुद में जब आप वो चेंजेस लाएंगे तब आप दूसरों के लिए आइडॉल बनोगे। और उसकी शुरुआत आपको करनी है सेल्फ स्टडी से, स्वाध्याय से। सर जैसा अभी टॉपिक निकला ही कि योग में बहुत सारा जी। अपॉर्चुनिटीज है, स्कूल्स में योगा कौन से तरीके की योगा कराए जा सकते हैं, कितना ज़्यादा स्कोप है स्कूल में ये कराने का, स्कूल कॉलेजेस में बेसिकली? स्कूल में अक्सर बच्चे अलग अलग एज के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज से होते हैं। सो उनका सबका मेंटली जो लेवल है वो सबका अलग अलग है, सोचने समझने की शक्ति सबकी अलग अलग है। सो बच्चों के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द योगा पैटर्न्स हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि एक आता है डांस योगा, जिसमें म्यूज़िकली इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उनको योगा कराया जाता है। लाइक एज जुम्बा हम बोल सकते हैं, बट नॉट अ जुम्बा एक्चुअली। उसमें कुछ अलग योगिक सॉन्ग होते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। उसके ऊपर उनको डांस कराया जाता है आंखें बंद करके या आंखों में पट्टी बांध के, वो एक होता है। दूसरा किड्स योगा में होता है योगा के अलग अलग गेम्स हम बनाते हैं पैटर्न्स में। सो वो गेम्स उनके साथ हम करवाते हैं उनको हम, जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होता है। सो उस तरह से। दूसरा है कि इसके साथ हम स्पोर्ट्स को भी ऐड ऑन करते हैं, जैसे योगा प्लस स्पोर्ट्स एक्टिविटी, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के हम उनको वो प्रैक्टिस देते हैं। तो उनको इंटरेस्ट भी आता है और काफ़ी एंजॉय करते हैं बच्चे। और दूसरा है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जैसे अक्सर बच्चों को बोरिंग लगता है प्राणायाम, बट हम क्या करते हैं उसमें भी रिदमिक प्रैक्टिस, लाइक एज अ सोहम ब्रीदिंग, सोहम सोहम, तो उस पर हम ब्रीदिंग देते हैं तो बच्चों को उसमें भी आनंद आता है। एक आता है म्यूज़िक के साथ हीलिंग मेडिटेशन, तो उसमें साउंड बजाते हैं और उसमें ब्रीदिंग करवाते हैं। तो वो काम होता है उनका फिजिकल लेवल पे, बॉडी के ऊपर भी, और मेंटली माइंड के ऊपर भी काम होता है। आपने बताया कि योग शिक्षक की आवश्यकताएं हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से कोर्सेस हैं जो करने पर आप योग शिक्षक बन सकते हो? जैसे आपने सेल्फ से शुरुआत बताई, ये कोर्सेस कौन से होते हैं और कहाँ पर होते हैं? क्या इसमें कोई गवर्नमेंट बॉडी होती है या कोई प्राइवेट क्लासेस होते हैं, कैसे होता है ये? योगा टीचर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको 12th या 10th पास होना ज़रूरी है। अगर नहीं भी है तो चलेगा, बट आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, हिंदी मराठी इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए। हम्म, और योगा टीचर बनने के लिए आप छोटे कोर्स के साथ आप बेसिक कोर्स से शुरू कर सकते हो, लाइक एज ओके, 100 आवर्स का कोर्स, ओके, 200 आवर्स का कोर्स है, उसमें डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं। हम्म, तो नहीं आपके पास इतना मतलब बजट है कि आपको हम्म, तुरंत क्विक योगा टीचर बनना है, तो 100 आवर्स का कोर्स करके भी आप योगा टीचर बन सकते हो, ओके, जिसमें 100 आवर्स का कोर्स 1 मंथ में आप कंप्लीट करके हम्म, एज अ योगा टीचर सर्टिफाइड आप कोर्स करके आप मार्केट में योगा पढ़ा सकते हो। ओके, जी। ओके। ऐसे ऐसे कोर्स अगर आसपास में चाहिए, मान लो ये लोकेशन ठाणे में आता है, बदलापुर में आता है, तो कौन से क्लासेस है रिकमेंड कर सकते हैं या कुछ उसके बारे में बताएं? अभी आजकल आज के दौर में अभी करंटली एक काफ़ी अच्छा एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, हम्म, जो अट्राक्सिया योगा ने एक काफ़ी अच्छा मुहिम चालू किया है कि 100 आवर्स का वो कोर्स काफ़ी रिजनेबल रेट में, सस्ते दाम में वो सबके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ सेवा में। तो उसका लाभ सभी ने लेना चाहिए। और ऐसे और भी इंस्टीट्यूट्स है बॉम्बे में। सो पहले तो 100 आवर्स का कोर्स करो और उसका बेसिक जो योगा का है वो जान के फिर आप आगे की जर्नी योगा में कर सकते हो। हम्म। इसमें आप एक जैसे बताया आपने, डिप्लोमा होता है तो बैचलर्स डिग्री होता जी। है, मास्टर्स होता है, तो ये होना ही ज़रूरी होता है योग शिक्षक बनने के लिए, या ऐसे छोटे कोर्स से भी आप योग शिक्षक बन सकते ऑब्वियसली हम छोटा कोर्स करके भी, जैसे 100 आवर्स का कोर्स किया, 200 आवर्स का कोर्स, उसमें भी आप योगा टीचर बन सकते हो। हो? प्रोफेशनली आप हर किसी को योगा पढ़ा सकते हो, स्कूल में, कॉलेजेस में।
बट आपको अगर बड़ा इंस्टीट्यूट ओपन करना है, आपको अगर योगा का स्कूल ओपन करना है, तो उसके लिए आपको मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री की आवश्यकता होती है। ओके। और अगर आपको नॉलेज इम्प्रूवमेंट करना है, सो बेस्ट ऑप्शन है कि आप डिग्री करो, उसमें पीएचडी भी आप आगे कर सकते हैं। सर, थोड़ा सा यहाँ से बाहर आते हुए, कोविड का हमारा जिक्र हुआ। जी। कोविड के बाद से आयुर्वेद पे भी बहुत काम हुआ, योगा पे भी हुआ, मेडिटेशन पे भी काम हुआ, आयुर्वेद का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। आयुर्वेद और योगा का कॉम्बिनेशन क्या है, और क्या हेल्दी लाइफ जीने के लिए कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं घर में या कुछ, और आयुर्वेद कितना सही और कितने अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आयुर्वेद और योग, ये दो एक ही सिक्के के दो मतलब पार्ट है, दो पहलू है। कि योग के बिना आयुर्वेद अधूरा है और आयुर्वेद के बिना योग अधूरा है। अच्छा। तो जैसे आप हेल्थ के ऊपर काम करते हो, मीन्स आपको अगर कोई डिसीज़ है, रोग है, तो चरक संहिता में वाग्भट्ट ऋषि ने बताया है कि आपको कौन से रोग के ऊपर कौन सी दवा लेनी चाहिए। और सबसे जो हमारा मेडिकल है, घर का मेडिकल जिसको हम किचन बोलते हैं, किचन में जितनी भी सारी मसाले की जो पदार्थ है वो सारी मेडिसिन है। फॉर एग्जांपल आपका सिनेमन, दालचीनी हो गया, काली मिरी हो गई, जीरा, अजवाइन, ये सारे मेडिसिन के पार्ट है। अगर किसी को सर्दी हुई तो हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल या कोई टैबलेट खा लेते हैं। बट आप अगर हल्दी, सिनामिन, दालचीनी, काली मिर्च और तुलसी और उसमें अजवाइन मिक्स करके अगर आप काढ़ा पीते हो, तो वो सबसे असरदार होता है साइनस कोल्ड के लिए। हाँ, रिकवरी के लिए 1-2 दिन लगेगा, तो आपकी उतनी सहन शक्ति होनी चाहिए। और योग का जो पार्ट है वो उसके ऊपर काम कैसे करता है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आयुर्वेदा अपना काम करेगा एज अ आयुर्वेद मेडिसिन के तौर पे। बट योगा में कुछ ऐसी थेरेपी, जैसे किसी किसी को सर्दी हुई, सो उसमें आप नस्य क्रिया कर सकते हैं, नेज़ल क्लिनजिंग कर सकते हैं, एक नाक से कपालभाति कर सकते हैं। और उसके बाद जल नीति आता है, सूत्र नीति आता है, जो पंचकर्मास का पार्ट है, जो नेचुरोपैथी का हिस्सा है। तो ये दोनों के ऊपर जब आप काम करते हो तो कंप्लीटली आप किसी भी रोग के ऊपर आप निजात पा सकते हो, उससे छुटकारा पा सकते जब आप किसी भी रोग कहते हैं, तो आजकल भारत में हो। जी। अगर किसी को पता भी हो, तो हमारे यहाँ कैंसर ट्रेन करके एक ट्रेन भी चलती है, जो पंजाब में एक पर्टिकुलर सिटी से एक पर्टिकुलर जगह पे जाती है। हम्म, कैंसर ट्रेन के नाम से वो मशहूर है। तो पंजाब। कैंसर एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज हमारे सामने उभर के आता हुआ। क्या उस पे भी योग और आयुर्वेद कुछ कर सकता है? ज़रूर, मतलब 100% हम बोल सकते हैं, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी पहले नहीं थी बट बहुत रेयर लोगों में होती थी। आजकल उसका बढ़ने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो है आपका डेली लाइफस्टाइल, ओके। बिगड़ा हुआ आपका दिनचर्या। तीसरा है आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज, अपने ऊपर आप काम नहीं कर पा रहे, तो आपकी जो ऑर्गन्स है, ग्रंथियाँ है, उसका लाइफ ख़त्म हो रहा है। उसकी जो फंक्शनल है, उसका जो फंक्शन है, कार्य क्षमता, वो वीक होती जा रही है। सो धीरे धीरे आपका बॉडी अंदर से खोखला होता जा रहा है। सो पहले लोग स्ट्रांग थे, उनका इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग था। सो अभी कैंसर होने का और एक रीज़न है कि आप जो कुकिंग ऑयल खाते हैं, खाना खाने वाला तेल, उससे कैंसर का परिणाम ज़्यादा हो रहा है लोगों पे। दूसरा कारण है स्ट्रेस। और तीसरा जो खाने की जो हमारी हैबिट्स है, उसको हमने बिगाड़ के रखा है। जो भी मिला हम खा लेते, किसी भी टाइम खा लेते, किसी का बर्थडे खा लिया, दोस्त मिल गया खा लिया, मतलब खाते ही रहते जैसे हमारा कोई कचरा पेटी डस्टबिन हो। तो ये पैटर्न्स को अगर आप समझते हो, तो कैंसर सेल्स क्यों बनता है, एक्स्ट्रा सेल्स जो बनती है बॉडी में, तो उसको कैंसर सेल्स कहा जाता है। तो वो सेल्स जो डेवलप्ड होने का जो कारण है वो क्या है? वही है लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिगड़ा हुआ आपका खान पान, डेली लाइफस्टाइल आपकी बिगड़ी हुई है। सो इसके ऊपर जब आप योगा के थ्रू और आयुर्वेदा के थ्रू जब आप
सोचते हो, समझते हो, उसको अप्लाई करते हो, तो ऑब्वियसली आने वाले साल में, इन फ्यूचर में आप इस प्रॉब्लम से बचते हो। कैंसर जैसी बीमारी आपको होने की संभावना बहुत कम होती है। और अक्सर लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया गया है कि कुछ योगिक लोग थे जो डेली योगा प्रैक्टिस करते थे, प्राणायाम करते थे और मेडिटेशंस करते थे। तो उनका भी एक साइंटिस्ट लोगों ने चेकअप किया, और ऐसे कुछ लोग थे दूसरे ग्रुप में जो लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल, काम करना और सोना, खाना पीना सोना, सो उनका भी चेकअप किया। तो दोनों में पाया गया कि दोनों का स्ट्रेस लेवल अलग अलग था, दोनों का ब्लड प्रेशर अलग था, डायबिटीज़ लेवल अलग था, शुगर लेवल अलग था। तो ऑब्वियसली जो काम कर रहे हैं अपने ऊपर एज अ योगा, आयुर्वेदा, मेडिटेशन के थ्रू, तो वो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव है एज कंपेयर टू दूसरे ग्रुप से। तो 100% संभावना है कि अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे एज अ डाइट, एज अ योगा, मेडिटेशन, तो वो होना ही होना है। लेकिन सर, मान लीजिए अगर किसी को हो गया, हम्म। कैंसर होने के बाद भी आयुर्वेद और योग उसको हाँ, ट्रीट कर सकता है। ट्रीट कर सकता है। इवन हरिद्वार में सेंटर्स है, सो वहाँ पे कैंसर पेशेंट को भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब कैसे दिया जाता है, किसी को अगर ब्लड कैंसर है तो उनको ब्लड की प्यूरिफाई करने की मेडिसिन दी जाती है आयुर्वेदा में, जिसमें गिलोय आता है, जिसको हम गुड़वेल बोलते हैं, जिसमें अर्जुन की छाल आती है, और बाकी कुछ पंचकर्माज की क्रियाएं हैं, जैसे शिरोधारा हो गया, नत्स्य क्रिया हो गया, वमन धवती हो गया, एनिमा जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसी क्रियाओं से कैंसर सेल्स को धीरे धीरे बॉडी से हम ख़त्म कर सकते हैं। बट वो फर्स्ट स्टेज पे या सेकंड स्टेज पे, अगर वो व्यक्ति फाइनल स्टेज पे अगर गया, तो वहाँ पे कहीं तो आयुर्वेदा का हम थोड़ा सा असर कम होता है। अगर फर्स्ट स्टेज में किसी का कैंसर डिटेक्ट हुआ, कोई भी कैंसर, तो उसके ऊपर हम उपचार कर सकते हैं एज अ योगा और आयुर्वेदा के अनुसार। आयुर्वेद का मूल जेनेसिस कहा जाता है कि जो अंदर है उसके रूट कॉज पे अटैक करो और बाहर निकालो। जी। राइट। तो योगा उसमें कैसे मदद करेगा? रूट कॉज को निकालने में योगा क्रिया करने से वो रूट कॉज से निकलता है या कैसे? रूट कॉज पे अगर आपको काम करना है तो सबसे बड़े उदाहरण। पैमाने पे हाँ। प्राणायाम काम करता है। फॉर अच्छा। एग्जांपल जैसे कपालभाति अगर आप करते हो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो वो कैंसर के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको अल्टरनेटिव ब्रीदिंग कहते हैं, वो भी कैंसर के ऊपर काम करता है, क्योंकि उसका काम ही है नाड़ी को शुद्ध करना, ब्लड को प्योरीफाई करना और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना, जिससे जो डेड सेल्स है वो फिर से डेड सेल रीजनरेट होता है और वो फिर से बनता है, और ब्लड की जो इम्प्योरिटी है उसको निकाल के डिटॉक्सिफाइड करके उसको प्योरीफाई करता है। और दूसरी बात है, पंचकर्मा में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे कि मड थेरेपी, मड बाथ, या उसको गर्म पानी से नहलाते हैं। डायलिसिस भी करना है, सो हम डायलिसिस कैसे करते हैं? मशीन से। बट वहाँ पे डायलिसिस कैसे होता है कि आपको कुछ औषधि दी जाती है जिससे ब्लड आपका ऑटोमेटिक इंटरनली प्यूरिफाई होता है। सो वो रूट कॉज पे काम करता है इंटरनली, बॉडी के अंदर। सो वहाँ पे धीरे धीरे वो कैंसर का लक्षण खत्म होता है। योगा कितना यूनिवर्सल है, कितना सब तक है, और योगा की हिस्ट्री थोड़ा सा कहाँ से कैसे शुरुआत? आपने बताया कि प्रचार प्रसार 1980 से जी। शुरू हुआ, बट जैसे आपने एक शब्द भी बीच में नाम लिया, चरक संहिता। तो ऐसे मुझे जहाँ तक है कि शास्त्रों से लेकर के हमारे हिस्ट्री में योगा कहीं है, और वेद पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में योगा कहीं तो है। उसके बारे में अगर कुछ बता सकें तो। सबसे पहले तो योगा का मीनिंग समझेंगे कि व्हाट इज मीन बाय योगा। योग यह यूज धातु से बना है, जो ग्रीक वर्ड है, और योग का अर्थ होता है जोड़ना, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बिटवीन आवर माइंड एंड बॉडी। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, या कहे तो मन और शरीर का जब कनेक्शन होता है, उसी को योग कहते हैं। जैसे कोई अगर कैलकुलेट करता है 1+2 = 3, सो वो जो रिजल्ट है दैट इज कॉल्ड एज योग। और योगा की जो शुरुआत है वो सदियों से है। जैसे कि भारत के सबसे प्राचीन वेद है,
वेदों में ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें योगा का वर्णन है। और उसके बाद एक ऐसे सुपर साइंटिस्ट जन्मे। उसके बाद सुपर साइंटिस्ट उनका जो दौर था वो जीसस के पहले एक महान वैज्ञानिक है जिनका नाम है महर्षि पतंजलि। ऋषि महर्षि पतंजलि। उन्होंने योगा का जो नॉलेज है वो कंबाइन किया। उन्होंने उसको एक इसमें लाया। सो उन्होंने 8 अंग बनाए जिसको कहते हैं अष्टांग योग। 8 अंग बनाए जिसमें उन्होंने कहा कि ये योगा के 8 अंग है जिसके ऊपर आप काम करोगे तो आप समाधि अवस्था को यानी कैवल्य को प्राप्त करोगे। सो वो 8 अंगों के ऊपर उन्होंने काम किया और धीरे धीरे उसको डेवलप कैसे करना है वो भी उन्होंने सिखाया। तो अलग अलग जो योगिक टेक्स्ट है जैसे कि योग दर्शन, योग में दर्शन कैसे करना है, मतलब योगा का प्रैक्टिस करके आप दर्शन को प्राप्त करना मीन्स मोक्ष को प्राप्त करना, कैवल्य को प्राप्त करना। तो उसके लिए 8 अंग बताए महर्षि जी ने। जो 8 अंग में से क्या है, यम पहला, दूसरा है नियम, तीसरा आसन जो हम आजकल फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ आसनास लाइक एज हठ योगा भी आसन का ही पार्ट है। चौथा है आपका प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, और उसके बाद आता है फिर धारणा, ध्यान और समाधि। सो ये पूरा कंप्लीट पैकेज उन्होंने बनाया योगा में। सो हर कोई साधक स्टूडेंट्स अगर इसके ऊपर काम करता है तो धीरे धीरे वो समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो ये विश्व में बहुत पहले से जैसे अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग चाइना में भी इसका पहले से बहुत प्रैक्टिसेस चलती थी काफ़ी समय पहले से भी। और गौतम बुद्ध जी ने मेडिटेशन और योग को, और ऐसे कई गुरु जैसे आपने बताया कि पहले भी कई गुरु, पतंजलि जी ने जैसे आपने महर्षि पतंजलि जी का जी नाम लिया कि उन्होंने ऋग्वेद से निकाल करके यहाँ हम तक लाया। एक नाम आता है सर आदि योगी। आदि योगी। कई लोग उसको कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं करते या यूनिवर्सल में फिर वो बन जाएगा। योग में जब संप्रदाय आ जाता है तो योग वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जब उसको यूनिवर्सल करना है तो वहाँ पे संप्रदाय का नामो निशान नहीं होना चाहिए। योग जब तक वो असंप्रदायिक है, हम्म, मतलब असामाजिक है, तो वो सबसे अलग है। हर कोई उसको एक्सेप्ट कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। बट जब योग के साथ कोई लेबल लगता है जैसे कि हिंदू या कोई संप्रदाय का आप नाम जोड़ देते हो, हम्म, सो योग वो एक लिमिटेड बन जाता है, वो सीमित रह जाता है कुछ लोगों के वर्गों में। तो उसको अगर यूनिवर्सल करना है तो जो असामाजिक तत्व है जो हम उसको लेबल लगाते, सबसे पहले तो वो हटाना पड़ेगा। ऋषि महर्षि पतंजलि जी ने उसी के ऊपर काम किया कि जब उन्होंने योगा को बनाया, कंबाइन किया, तो उन्होंने कोई वहाँ पे लेबल नहीं रखा कि ये हिंदू का है, ये जैन लोगों का है या ये बौद्धों का है, या ऐसा कुछ लेबल नहीं है। हम्म, इवन हम जो पुराण शास्त्र भी पढ़ते हैं तो उसमें भी कोई हिंदू लेबल नहीं दिया गया है। वो सबके लिए कॉमन है। योग सार्वजनीन है और योग विद्या सबके लिए कॉमन है, चाहे वो मेल हो, पुरुष हो, काला हो, गोरा हो, भारत देश से हो या किसी और कंट्री से हो, उसके लिए मायने नहीं रखता है। डिपेंड करता है वो साधना कितना कर रहा है। वो अपने ऊपर जब काम करता है दैट इज कॉल्ड एज योग। जब वो अपने मन के अंदर अपने आप को डेवलप करता है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, जब जानता है, सो वो योग कहलाता है। और यही महर्षि पतंजलि जी ने उसमें बताया है। बात ऐसी थी कि जैसे आपने कहा कि योगा को कहीं किसी चीजों से, किसी धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। तो तभी वो यूनिवर्सल हो सकता है। यूनिवर्सल हो सकता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि भारत की एक परंपरा हमेशा से रही वसुदेव कुटुंबकम, हम्म। तो हम उसमें ये चलना भी चाहिए कि हम किसी भी चीज को किसी का लेबल ना दे। जैसे आपने बताया कि कई लोग लेबल दे देते हैं। इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ सर सवाल है, ऐसा है कि योगा जैसे आपने बताया कि महर्षि पतंजलि जी ने इसको अष्टांग योग में किया, लेकिन योगा के और भी कई प्रकार जी। आज जैसे अगर आपने बताया अयंगर
अभी मॉडर्न योग कहते हैं उनको कि हम्म, कई सारे सदियों के बाद अलग अलग गुरुज आए जिन्होंने अपना पैटर्न डेवलप किया। हम्म, सो 1990 के बाद अलग अलग गुरु जैसे कि अयंगर BKS अयंगर गुरु जी है, अम, पट्टाभी जॉइस गुरु जी जिनका विन्यासा फ्लो है, अष्टांग योगा है, ऐसे अलग अलग पैटर्न्स बने। सो उनका एक ही लक्ष्य है कि फिजिकल एक्टिविटी प्लस मेंटल पीस और स्पिरिचुअलिटी पे काम करना, अध्यात्म पे काम करना। तो BKS अयंगर जी का जो पैटर्न है काफ़ी फेमस हुआ है पूरे वर्ल्ड में। और विक्रम योगा भी काफ़ी फेमस है जो हॉट योगा के नाम से जाना जाता है। और उसमें और भी कई सारे पैटर्न्स हैं जो हठ योगी जो पहले काम करते थे, आज भी हठ योगा काफ़ी प्रचलित है जिसमें कठिन आसनों के ऊपर काम किया जाता है, जिसमें ब्रेथ होल्डिंग प्रैक्टिस होता है, एक पाँव पे खड़े रहना, एक हाथ पे खड़े रहना। सो ये एडवांस प्रैक्टिसेस भी उसमें आती है। तो योगा के कई सारे पैटर्न्स हैं, बट वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टूडेंट्स को कौन सा पैटर्न सूट करता है। जैसे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम, हर आसन सबके लिए नहीं है। हम्म, जैसे आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, तो पतंजलि जी कहते हैं कि आपको कोई आसन करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी पालती मार के बैठ जाओ और सांसों के ऊपर काम करो, श्वास प्रश्वास। अगर किसी को पद्मासन सूट होता है तो पद्मासन में बैठिए, किसी को सुखासन, जैसे मैं बैठा हूँ, सुखासन सूट हो रहा है तो सुखासन में बैठो। ऐसा कोई मतलब जो आपको कंफर्टेबल है उस आसन में बैठ के आप साधना करो, यही सिंपल डेफिनेशन है योगा की। लेकिन लोग भूल भाल गए। सो अलग अलग गुरुज है, उन्होंने अपना पैटर्न बनाया, सूर्य नमस्कार के अलग पैटर्न्स बनाए, चंद्र नमस्कार भी बनाया, अलग अलग योगा के आसन डेवलप किए। उसकी भी साइंटिफिकली रीज़न है। हर आसन अलग अलग मसल्स जॉइंट्स के ऊपर काम करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, ग्रंथियाँ है, उसके ऊपर काम करता है। सो साइंटिफिकली बनाया गया है और सबके लिए अच्छा है। आपने असामाजिक तत्वों के बारे में बात किया तो उसमें बहुत से ऐसे भी योगा में जुड़ गए, जैसे मैंने एक सुना था जैसे बियर योगा आ गया जी। या हॉट योगा तो है ही। ऐसे करने वालों से कैसे बचा जाए और कैसे पहचाने कि ये स्कैम है और ये असली है, कैसे पहचानने का, क्योंकि उसका देखना है बहुत थिन लाइन पे चलता है। तो या इसको ऐसा कहें कि हॉट योगा या बियर योगा न्यूड या योगा। ये सब योगा के प्रकार जन्मे कहाँ से, हाँ, क्यों और है भी जन्म या लेते नहीं ऐसे। हैं? और एक्चुअली योगा की डेफिनेशन से देखा जाए तो ये एक्चुअली योगा है ही नहीं। योगा के नाम पे एक धोखा है, क्योंकि योगा एक सात्विक और सिंपल किया जाने वाला अभ्यास है जो सबके लिए सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है। लेकिन जो आजकल हम सुनते हैं हॉट योगा, बियर योगा, सो ये योगा का पार्ट बिल्कुल नहीं है। इससे एक्चुअली आप सेंसुअलिटी को बढ़ावा देते हो। आपके भीतर योग में जो पॉजिटिव एनर्जी जागती है वो उसमें आपको वो डिफरेंस नहीं मिलेगा। जैसे कि आप जो योग में टारगेट क्या होता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना, मेंटल लेवल को बहुत ऊपर तक लेके जाना, और आध्यात्म जगत में प्रगति करते हुए आप बहुत साधना में आगे जाते हो। सो ऑब्वियसली देखा जाए तो हॉट योगा में वो काम होता ही नहीं है। वो काम होता है केवल और केवल सेंसुअलिटी पे। आप उसके ऊपर विकारों को बढ़ा रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ना कि विकार को निकाल रहे हो। जब कोई बंदा साधक बियर योगा कर रहा है, सो आप मेंटली अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, विकारों को और बढ़ा रहे हो आप, और अपने संस्कारों को बढ़ावा दे रहे हो। तो उससे नुकसान ही है, फायदा बिल्कुल नहीं। मतलब योग से संभोग की तरफ वो ले जा रहे हैं योग के संभोग की तरफ ले जाए ऑब्वियसली, और वो बेचना चाह रहे हैं बेसिकली बेचना चाह रहे हैं। सेंसुअलिटी को और जिन चीज़ों को, जो कि मुझे लगता है हमारे समाज के लिए और हमारे देखने वाले टीन एजर्स और सभी के लिए जी। इट इज़ नॉट करेक्ट थिंग जो मार्केट में आ रहा है। तो इसके लिए जैसे आप पतंजलि या हरिद्वार में ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, तो क्या इस पे कोई रोकथाम या कुछ करने की प्रयोजन? एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे ये सब जो असामाजिक तत्व जो चला रहे, जो जो भी लोग हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, जो भी बियर योगा, हॉट योगा, न्यूड योगा जो भी चला रहे, इसके ऊपर सबसे पहले तो पाबंदी लानी चाहिए।
जो योग के संगठक है उन्होंने इसके ऊपर काम करना चाहिए। और मेरी लोगों से एक ही गुजारिश है कि इन सब स्कैम से बचें, अपने आप को बचाएं। आपको अगर सही में योगा सीखना है तो अच्छे संस्थानों के साथ जुड़े, जिसमें आपको ट्रेडिशनल योगा, जिसमें आपको एडवांस योगा पढ़ाया जाता है, प्राणायाम सिखाया जाता है, आपको कई सारी टेक्निक्स जो सात्विक टेक्निक्स है वो बताई जाती है, उसके साथ आप जुड़े और उसमें आप योगा कर सकते हैं, बट ना कि इनके साथ जुड़ के आप ये सब करें। इस एरा में रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने के नाते या बहुत ज़्यादा आई कैन से सेंसुअल और सारी चीज़ें आने की वजह से भी एक्सपेक्टेशंस बिटवीन पार्टनर्स बढ़ने की वजह से या अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप ब्रेकडाउन या बहुत सारे ऐसे उसमें बहुत सारा टेंशन बढ़ रहा है रिलेशनशिप्स में। तो क्या योगा उसके लिए भी है? रिलेशनशिप में योग काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, आजकल दोनों में झगड़े हो रहे हैं, दोनों की नहीं बन पा रही। कहीं मम्मी पापा लड़कों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं जो गैप है वो हमें समझना पड़ेगा। जो बॉन्डिंग है वो नहीं बन पा रहा है। सो उसके लिए योगा में कई सारी मतलब प्रैक्टिस है। जैसे कि आपको टाइम निकाल के प्रैक्टिस करना है। जैसे कपल से हस्बैंड वाइफ, तो अगर दोनों वो प्रैक्टिस करते हैं, योगा का प्रैक्टिस एवरीडे, प्राणायाम करते, ब्रीदिंग करते, कोई माइंडफुलनेस टेक्निक्स करते, बट वो समय जब निकालते तो दोनों का बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा बनने लगता है आगे जाके, क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं ब्रीदिंग के साथ, आसनाज के साथ, मेडिटेशन के साथ। तो धीरे धीरे उनके नेचर में वो चेंजेस आने लगता है। दोनों के नेचर में एक दूसरे की समझने की जो उनकी कैपेसिटी है वो उनकी डेवलप्ड होती है। कहीं ना कहीं जो गैप था वो धीरे धीरे कम होते होते वो गैप भी उनका निकल जाता है। और मम्मी पापा और लड़के में नहीं बनता है, कहीं फ्रेंड सर्कल में नहीं जम पा रहा है, बन नहीं पा रहा है सब में रिलेशंस। तो कहीं ना कहीं उनको काम करना चाहिए अपने नेचर के ऊपर, अपनी जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसके ऊपर अगर उनको कंट्रोल करना है। सो योग वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि अगर आप कोई आसन करते हो, किसी आसन में आपने होल्ड किया या ब्रीदिंग आपने होल्ड कर ली, सो आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करते हो, ब्रेन के ऊपर कंट्रोल करते हो, आपकी जो एक्शंस है उसके ऊपर आपकी कमांड आती है। सो रिएक्शन आपने होगा नहीं। किसी ने कुछ गाली गलौज की, किसी ने अपशब्द बोला, सो आपके कान ने सुना, आपको गाली लगी, सो आप में वो केमिकल रिएक्शन हुआ, आपने रिएक्ट किया। किसने किया? माइंड ने। सो वो जो कंट्रोल पावर है और समझने की जो शक्ति है वो योग से डेवलप्ड होती है। तो रिलेशनशिप को हारमोनियस रखने के लिए, ऐसा मतलब रिलेशन में शांति बनाए रखने के लिए कैसे इसको, योग को इस्तेमाल करेंगे? ऐसा कोई ऐसा टेक्निक बता सके, मतलब योग करे यानी कौन सा योग करे, ऐसा कुछ बता सके? योग में जैसे कि कई सारे टेक्निक्स है, बट उसमें से काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक्स है, प्राणायाम है और माइंडफुलनेस टेक्निक्स है। और आगे जाके जब आप मेडिटेशन में जाते हो तो उसमें विपश्यना बहुत इफ़ेक्टिव एक टेक्निक है, नॉट अ पार्ट ऑफ योगा, योग से भी ऊपर की साधना है। जब वो विपश्यना करता है हम्म। सो वो खुद तो अपने आप को जानने लगता है कि भाई मुझ में क्या कमी है। सबसे पहले तो मैं ही बुरा हूँ, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अगले वाला बुरा है, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है खुद में। जब वो खुद में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं स्वीकार करता है कि भाई हाँ मुझ में ये गलती है। सो आगे जाके वो ऑटोमेटिक सुधरने लगता है। और योगा का जो पार्ट है रिलेशनशिप में, जब वो ब्रीदिंग के ऊपर काम करता है तो ऑब्वियसली माइंड के ऊपर कंट्रोल होना शुरू होता है। उसके नेचर में, स्वभाव में परिवर्तन आता है। उसको समझने लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं गलत हूँ या वो गलत है, दोनों में डिफरेंस समझता है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है, बट होता है। कई बार रील्स में आजकल, क्योंकि इंस्टाग्राम का ज़माना है या हम कहें सोशल मीडिया का ज़माना है,
तो रील्स में कई बार ऐसा दिखाता है कि कपल्स के बीच में सब कुछ ठीक रखने के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप रखने के लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बहुत मायने रखती है। अ गुड सेक्सुअल रिलेशनशिप इज इक्वल टू हेल्दी रिलेशनशिप। तो ये कितना सही है, या जैसे आपने बताया कि हार्मोनियस रिलेशनशिप रखने के लिए योगा अगर मतलब दोनों समय व्यतीत करें, या जो दूसरा टॉपिक आता है जी, क्या सही है ज्यादा? ऑब्वियसली दोनों को समय देना चाहिए एज अ सेक्सुअल पार्ट में भी। और योगा में अगर आपको हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन रखना है तो प्राणायाम तो है ही, मेडिटेशन भी है, बट डिपेंड करता है कि आपकी अगर वो सेक्सुअल लाइफ आपको इम्प्रूव करना है, अगर आपको वाइफ के साथ अच्छे संबंध रखना है फिजिकली, तो उसके लिए योगा में कुछ आसन प्रैक्टिस करके आप अपनी स्ट्रेंथ को, स्टैमिना को इम्प्रूव कर सकते हो। वो एक पार्ट हो गया फिजिकली। और दूसरा है मेंटली आप स्ट्रांग बनते हो, इमोशनली, थॉट्स प्रोसेस के साथ भी। सो उसमें आप अपनी वाइफ को अच्छे से समझ सकते हो। और वाइफ भी अगर ये प्रैक्टिस करती है योगा में, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, तो वो भी हस्बैंड की फीलिंग्स को, उनके विचारों को समझने की क्षमता को बढ़ाती है। तो ऑब्वियसली जब आप रूट कॉज पे वहाँ पे काम करते हो अपने विचारों के साथ, फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ, तो ये कहीं ना कहीं ये सारा खेल आपके माइंड का है। जब आप अपने मन के ऊपर काम करते हो तो आप कंट्रोल कर सकते हो अपने इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी माइंड को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका ब्रेक लग रहा है। जब आप घंटों रोते थे, सो आपका रोना अब कम हो गया। आप घंटों व्याकुल होते थे, सो आपकी व्याकुलता कम हो गई। आप ज़्यादा अशांत होते थे, आपको भय लगता था, डर लगता था, सो कहीं ना कहीं वो आपका वहाँ पे धीरे धीरे कम होता है। इसके ऊपर काम करने के लिए आपको सालों लगते हैं, महीनों महीनों में भी होता है। डिपेंड करता है आपकी रेगुलर प्रैक्टिस, साधना की निरंतरता। आजकल ऐसा हो जाता है कि बच्चे याद रख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद नहीं रह रहा है, भूल जा रहे हैं, या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या एक पर्टिकुलर चीज पे वो फोकस करना चाह रहे हैं, वो फोकस नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन थोड़ा सा लैक हो गया है। जो जैसे रील देखने के बाद पता चलता है कि अटेंशन जो टाइम स्पैन है वो इतना कम हो गया है कि 3 से 4 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल अप हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है ऐसा डिस्ट्रैक्शंस, माइंड का डाइवर्ट होना। सो ये सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन का कि वो फोकस नहीं कर पा रहे। हम्म, अपने गोल को अचीव करना वो भूल गए। उनको जाना कहीं और था और जा कहीं दूसरे रास्ते पे। सो इसके लिए उनको अपने माइंड के ऊपर काम करना है। जैसे कि आज आपने मोबाइल देखा 1 घंटा, तो खुद को पनिश करो, या उसको जो प्रिय वस्तु है, किसी को चाय कॉफ़ी पसंद है, किसी को केक पसंद है, किसी को स्वीट खाना पसंद है, सो पनिशमेंट देना सीखो। आज मैंने घंटों रील देखा तो भाई आज मेरा पनिशमेंट है, मैं भोजन नहीं करूँगा या मैं ये चीज़ नहीं खाऊँगा। तो जब आप ऐसा खुद को पनिश करना आप सीखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी ब्रेन के ऊपर वो कंट्रोल आपका बढ़ रहा है। और योगा में और अगर अच्छे से काम करना है तो उसके लिए आपको ब्रीदिंग के ऊपर काम करना है। ब्रेथ, जैसे कि कुंभक लगाना, सांस को रोकना, ब्रेथ को होल्ड करना। सो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी थॉट्स प्रोसेस में चेंजेस आएगा। जो आपका रील देखने का जो मन करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज योर एडिक्शन। वो एडिक्ट हो चुका है, उसको उसकी आदत लग चुकी है। और वो आदत से छुटकारा पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो माइंड को दूसरा ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। जैसे रील देख रहे हो तो रील न देखते हुए किताब पढ़ो, रील के बजाय आप योगा करो, आसन करो, या कोई ऐसा स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो जैसे कि फुटबॉल है, कबड्डी है, क्रिकेट्स है। ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करो ताकि माइंड आपका बुरी जगह से अच्छी जगह पे डाइवर्ट हो गया। सो आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, आपका बॉडी का विकास भी हो रहा है और मेंटली विकास भी हो रहा है। तो धीरे धीरे इसके ऊपर बच्चों ने काम करना चाहिए।
सर जब आप ये कह रहे थे एडिक्शन एक शब्द आया। आज कॉर्पोरेट लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। कॉर्पोरेट लाइफ में एक सबसे बड़ा एडिक्शन जो आज के समय पे आया है दैट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग। मतलब मैं जहाँ देखता हूँ तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कॉर्पोरेट ऑफिसेज में एक स्पेस होता है जी, स्मोकिंग स्मोकिंग जोन, जोन। क्योंकि उनको भी पता है कि दे नीड दैट ब्रेक और समथिंग। इसमें योगा का कोई ऐसा क्विक आसन जो शायद हमारे कॉर्पोरेट लेवल के जो देख रहे हो, या हम किसी को सजेस्ट कर सके कि ये आसन करिए और अपने स्मोकिंग की लत को कम करिए, कम करिए। जी, प्रॉपर कोई ऐसा आसन जो आप बता सकते सबसे पहले तो स्मोकिंग करने की जो बार बार आदत उनकी बन गई है, वो क्यों बनी है? स्ट्रेस की वजह से। उनके माइंड ने अडॉप्ट कर लिया है कि जब भी स्ट्रेस लेवल बढ़ा, सो उनका माइंड उनको कमांड देता है। क्या कमांड देता है? कि आपको स्मोक करना है। उस हैबिट पैटर्न को हमें चेंज करना है। इट्स अ वेरी टिपिकल टास्क, बट धीरे धीरे काम करेंगे तो होगा। जैसे ही माइंड ने, जैसे ही स्ट्रेस लेवल बढ़ा काम करने के बाद, माइंड ने कमांड दी, क्योंकि उसको एक ही पता है स्ट्रेस बढ़ा, स्मोक करना है। बहुत लोग ड्रिंक भी करते हैं। सो वहाँ पे वो हैबिट को कन्वर्ट करने के लिए उनको माइंड के ऊपर सबसे पहले तो काम करना पड़ेगा। उसके लिए ऑटो सजेशन, सेल्फ अफर्मेशन का उनको हेल्प लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में। दूसरी बात है, क्विक योगा में ऐसा तो कोई आसन नहीं है जिससे जल्दी उनका वो छूट जाए, बट हाँ, एवरीडे अगर वो काम करते हैं योगा आसन के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर, क्योंकि जो सिगरेट पीने से जो सेंसेशन क्रिएट होता है बॉडी में, वो उनको बड़ा अच्छा लगता है, और वो सेंसेशन के चलते ही वो सिगरेट बार बार पीते हैं। कई लोग तो देखता हो कि वो चेन स्मोकर बन गए, लगातार कंटिन्यू स्मोक करते, 5 सिगरेट 10 सिगरेट कंटिन्यू लेते। तो वो हैबिट क्यों बनी? क्योंकि वो बॉडी में जो सेंसेशन क्रिएट होता है सिगरेट का पीने का उसके बाद, तो वो उसको बड़ा प्यारा लगता है। तो सबसे पहले तो वो आपको समझना है। और जब भी ऐसी आपको मतलब सिगरेट पीने की आदत है, उसको अगर बदलना है तो धीरे धीरे आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, योग से। स्पेशल काइंड ऑफ आसन के ऊपर काम करो। होल्डिंग वाले आसन आज ज़्यादा करना है, जैसे कि चक्रासन में होल्ड करो, हलासन में होल्ड करो। जो चैलेंजिंग आसन है वो आपके ब्रेन के ऊपर काम करेगा। कहीं ना कहीं कंट्रोल आएगा आपके ब्रेन के ऊपर, और जब वो 5 सिगरेट पी रहा है एवरीडे, तो धीरे धीरे वो 2 सिगरेट पे आएगा। और जब वो योगा में और आगे जाके दूसरे स्टेप पे प्राणायाम के ऊपर काम करता है, अपने ब्रेथ के ऊपर काम करता है, जैसे कि अनुलोम विलोम एवरीडे कर रहा है, ब्रेथ होल्ड प्रैक्टिस कर रहा है, कुंभक कर रहा है, तो वो जब सांस को रोकता है तो ब्रेन आपका काम करना वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, थॉट प्रोसेस आपकी चेंज हो जाती है, निगेटिव टू पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। सो जब वो ब्रेथ के ऊपर काम करता है तो कहीं ना कहीं उसको समझ में आता है कि ये मेरी आदत बुरी है। सो धीरे धीरे उसका जो माइंड है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगा, और जब भी उसको पीने का मन करेगा तो माइंड पीछे से और एक कमांड देगा कि नहीं पीना है। हैं जोन है वहाँ पे, एक छोटा सा योगा जोन या हाँ, मेडिटेशन जोन कर ऑब्वियसली दें। मैं वही बोलने वाला था कि स्मोकिंग जोन के अलावा एक मेडिटेशन हॉल बनाइए, एक माइंडफुलनेस टेक्निक्स का हॉल बनाओ, यौगिक हॉल बनाइए। जब भी लोगों में स्ट्रेस बढ़े तो अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, सूर्य यस, नमस्कार करिए, एग्जैक्टली। आनापान मेडिटेशन करिए। तो स्ट्रेस लेवल तो उससे भी कम हो रहा है, और बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। और स्ट्रेस लेवल ही नहीं, बल्कि उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस होता है, हार्मोन्स बैलेंस हो रहे, उनकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन इनबैलेंस है वो भी चेंज होता है। सो कहीं ना कहीं उनका कंपनी के काम पे भी इफेक्ट आता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। एग्जैक्टली, मतलब इट इज अ बिग थिंग कि अगर स्मोकिंग जोन की जगह पे यौगिक जोन यौगिक जोन बनाया बना जाए तो लिया जाए सबसे तो बढ़िया है। शायद उनकी भी लाइफ बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयज की भी, और जी, और कॉर्पोरेट के कंपनी काम का भी, भी फायदा है। कौन कम कम कॉर्पोरेट के काम में भी तेजी आ जाएगी और बराबर। स्पीड से वो लोग काम कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा सेशन रहा सर, और काफ़ी चीज़ें योगा के लिए जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए।
योगा एक बहुत ही यूनिवर्सल और बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। इस पॉडकास्ट में आपने लगभग पिछले 1 डेढ़ घंटे से आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो। बहुत सी चीज़ें इसमें कवर करना मुश्किल था, लेकिन संदीप सर ने हमको इसमें बहुत सहायता की और जितने भी बुलेट पॉइंट्स हो उतनों उतनों को हमने छूने का कोशिश किया है। फिर भी अगर कोई टॉपिक्स के ऊपर आप डिटेल में संदीप सर को वापस सुनना चाहते हो तो संदीप सर हमारे साथ समय ज़रूर देंगे। इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब श्रोता और साधक, मेडिटेटर्स, योगा स्टूडेंट्स, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इसको शेयर भी करें अपने सारे दोस्तों में और ग्रुप्स में। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और इसी प्रकार के और भी वीडियोस हम बनाते रहेंगे। आप हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास आने वाले टाइम में गायनेकोलॉजिस्ट भी स्केड्यूल में है, मेंटल हेल्थ के ऊपर मानसोपचार तज्ञ भी स्केड्यूल किए गए हैं। यहाँ तक कि एक्टिंग लेवल का अगर कोई सेशन हो तो हम लोगों ने एक्ट्रेस को भी बुलाने के बारे में सोचा है। आप हमें सजेस्ट करिए आप किसको देखना चाहते हैं। हमने टॉपिक यूनिवर्सल हो इसलिए योगा से शुरुआत की है। तो स्टे ट्यून विथ बातों बातों में पॉडकास्ट।